अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ClO8। ClO8 जो है वो रिलेटेड है आपका रैंकाइन साइकिल से। तो जिस तरह हमने इससे पहले कार्नट साइकिल पढ़ा था, कार्नट साइकिल हीट इंजन्स के में जो हमने पढ़ा था, कार्नट साइकिल ऐसा इंजन है जो इंटरनल कंबस्चन इंजन्स के लिए इस्तेमाल होता है। कार्नट साइकिल जो है फॉर आइडेंटिफाइंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब हमें उससे कार्नट साइकिल हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी बताता है। ये हम चीज़ देख चुके हैं। कार्नट साइकिल जो है वो एक्चुअली में आपको इंटरनल कंबस्चन इंजन्स में यूज़ करते हैं। आप इंटरनल कंबस्चन इंजन्स मतलब जो हमने साइकिल अभी पढ़ा है कार्नट साइकिल, जिसमें हमने उसको लास्ट लेक्चर में उसकी एफिशिएंसी वगैरह देखी थी कि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो हमें साइकिल बताता है, वो है कार्नट साइकिल। कि वो इंटरनल कंबस्चन इंजन्स का बताता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि इंटरनल कंबस्चन इंजन्स क्या होता है, जिसमें हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस होता है, वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, जिसकी मदद से हम हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्या चीज़? वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस मतलब जो एक्सपैंड हो रहा होता है, कंप्रेस हो रहा होता है, जिसकी मदद से हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं हीट एनर्जी को वर्क में, हीट इंजन्स में। अब हीट इंजन जो है ना वो इंटरनल कंबस्चन इंजन भी होते हैं, एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन भी होते हैं। अगर इंटरनल कंबस्चन इंजन की हम बात करें तो उसमें अगर हमें उस हीट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी को देखना है कि कितनी है, तो फिर हम कार्नट्स प्रिंसिपल लगाते हैं, कार्नट साइकिल एफिशिएंसी लगाते हैं, जो कि हमने 1 - T2 है T1 कैलकुलेट करते हैं उस तरह। वर्किंग सब्सटेंस का हमें पता है। तो इसमें क्या होता है, इंटरनल कंबस्चन इंजन में जो हम लोग हीट देते हैं ना वर्किंग सब्सटेंस को, हीट देने के लिए हमें कोई ना कोई फ्यूल बर्न करना पड़ता है, ताकि हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको हम हीट दे सकें। जिस तरह पेट्रोल इंजन या गैसोलीन इंजन है, उसमें हमारे पास जो गैसेस होती हैं उनको हम हीट देते हैं बाय बर्निंग पेट्रोल। पेट्रोल को हम बर्न करते हैं, लेकिन हम बर्न किस में करते हैं? उस पेट्रोल इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर हम बर्न करते हैं। जब वो फ्यूल बर्न होता है तो जो गैसेस होती हैं, जो एयर होती है, वो बनती हैं, मतलब गैसेस बनती हैं। एयर मतलब उसमें होती है CO2, उसके बर्निंग के नतीजे में गैसेस बनती हैं। जो जब फ्यूल बर्न होता है तो वो उनमें हीट होती है। तो इस तरह से हम लोग बाय बर्निंग फ्यूल इनसाइड द कंबस्शन चैम्बर, हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूल को कंबस्शन चैम्बर के अंदर बर्न कर रहे हैं, वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है और वो गैसेस फिर एक्सपैंड कर रही हैं और कंप्रेस हो रही हैं। ठीक है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में जो हम वर्किंग सब्सटेंस को हीट देते हैं बाय बर्निंग फ्यूल, वो जो फ्यूल को हम बर्न कर रहे हैं वो इनसाइड द कंबस्शन चैम्बर कर रहे हैं। कंबस्शन चैम्बर के अंदर हम लोग फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। फ्यूल इज़ ए मीन ऑफ हीट देने का एक ज़रिया है। और फ्यूल को हीट किस तरह से फ्यूल हीट दे रहा है, द वर्किंग सब्सटेंस जो कि गैसेस बनेंगी वो बर्न कर रहा है इनसाइड द कंबस्शन चैम्बर। कंबस्शन चैम्बर के अंदर अगर फ्यूल बर्न कर रहा है, डीजल इंजन है, जिस तरह पेट्रोल इंजन है, ये सारे क्या है, इंटरनल कंबस्शन इंजन है। कि इसमें इंटरनल कंबस्शन चैम्बर के अंदर जो है वो फ्यूल
बर्न होता है। अब जो रैंकाइन साइकिल है ना, रैंकाइन साइकिल जो है आपका, ये एक एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, राइट। रैंकाइन साइकिल जो यूज़ होता है वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में यूज़ होता है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि जो फ्यूल जिससे हमने हीट लेनी है, जिसने हीट जनरेट करनी है और हमने किसी वर्किंग सब्सटेंस को देनी है, वो हीट जो है वो वो फ्यूल जो है वो कंबस्शन चैम्बर के अंदर बर्न नहीं कर रहे हैं हम उसको आउटसाइड हम लोग साइकिल से बर्न कर रहे हैं, और अपने फ्यूल को, अपने वर्किंग सब्सटेंस को, वो जो हीट जो उसके बर्न करने से, जैसा कोयले को हम बर्न करते हैं उससे हीट मिलती है, वो हीट हम अपने वर्किंग सब्सटेंस को दे रहे हैं। तो रैंकाइन साइकिल इज़ एन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। रैंकाइन साइकिल जो है वो एक एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में यूज़ होता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस को हीट देते हैं। मतलब फ्यूल जो है वो, जो कोयला हो सकता है या ऑयल, कोई भी फ्यूल जो है वो हम बर्न करते हैं आउटसाइड द चैम्बर, और हम उसकी जो हीट जनरेट होती है, उस हीट को, जैसे लकड़ियाँ हम जलाते हैं उससे हीट बनती है, उस हीट को हम लोग देते हैं अपने वर्किंग सब्सटेंस को। अब इसमें जो है क्या होता है, हम एक्सटर्नली कोई फ्यूल बर्न कर रहे हैं और उससे जो हीट जनरेट हो रही है उसको हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, बॉयलर में मौजूद जो वाटर है ना। बॉयलर क्या होता है, बॉयलर होता है जिस तरह बॉयल करने के लिए हम लोग एक चैम्बर बनाते हैं, उसको हम बॉयलर कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, वाटर को हम लोग गर्म करते हैं। वाटर को, जो ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन रैंकाइन साइकिल में क्या होता है कि वाटर को हम लोग एक चैम्बर के अंदर रखा हुआ है। अभी हम इसको कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, जिस तरह हम लोग पानी को रखते हैं एक देगची के अंदर, चूल्हे के अंदर, तो वो वाटर को हीट मिलती है और वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। ये वाला काम जो है, हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो उसको हम कहते हैं, जिसमें ये काम होता है, जिसमें वाटर जो है वो स्टीम बनता है, उसको हम कहते हैं बॉयलर। कि जिसमें वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, ये काम हो रहा होता है बॉयलर में। और बॉयलर को, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो कोयल को बर्न कर रहे हैं, लेट्स सपोज, या कोई और फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, तो वो आउटसाइड द बॉयलर कर रहे हैं, आउटसाइड द दिस चैम्बर। मतलब बॉयलर है तो उसको हम हीट जो दे रहे हैं वाटर को कन्वर्ट करने के लिए स्टीम में, तो वो आउटसाइड बर्न कर रहे हैं फ्यूल को। तो हम इसको कह देते हैं कोयल पावर प्लांट। मतलब या न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग बर्न कर रहे हैं उसको, वाटर को कन्वर्ट करें तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा। मतलब जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं वाटर को कन्वर्ट करने के लिए स्टीम में, वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, क्या चीज़ हम बर्न कर रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियर से ले रहे हैं, या न्यूक्लियर रिएक्टर से हम हीट ले रहे हैं, या हम कोयल को बर्न करके हीट ले रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम कौन सा फ्यूल जो है वो बर्न करके उसको, स्टीम को, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करें, और वो हीट हम किसको दे रहे हैं, बॉयलर को। ओके, तो सबसे पहला जो है वो कंपोनेंट जो है वो हमारा रैंकाइन साइकिल में वो है बॉयलर। बॉयलर क्या होता है, जो एक्सटर्नली बर्न हुआ होता है फ्यूल, वो एक्सटर्नल जो कंबस्ट होता है फ्यूल, उससे जो हीट जनरेट होती है वो हम देते हैं बॉयलर को। बॉयलर के अंदर होता है वाटर, वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और किस प्रेशर पे हमने स्टीम में कन्वर्ट करना है या वो डिपेंड करता है। फिर अभी हम जनरली देख रहे हैं कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रैंकाइन साइकिल में जो कंपोनेंट होता है वो होता है बॉयलर। नाउ अब जो इसमें स्टीम बनी, जो स्टीम जनरेट हुई है, अब इस स्टीम को हमने क्या करना है, स्टीम जनरेट हुई है, हाई एनर्जी स्टीम है, इसमें काफ़ी एनर्जी है,
हाई एनर्जी स्टीम होती है ये, मतलब इसमें काफ़ी हीट आपने ऐड की होती है, तो फिर ये हाई एनर्जी स्टीम होती है, हाई एनर्जी होती है। अब इस एनर्जी को हमने, हीट को जो हमने दिया बॉयलर को, हीट हमने दी बॉयलर को दी, बॉयलर से वो वाटर था उसके अंदर, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम के अंदर अब हाई एनर्जी है, वो डिपेंड करती है कि उसमें अंदर कितनी एनर्जी है। वो एनर्जी अब हमने यूटिलाइज़ करनी है वर्क प्रोड्यूस करने के लिए, वो एनर्जी हम लोग देते हैं टरबाइन को, देते हैं, राइट। तो वो एनर्जी हम लोग देते हैं टरबाइन को। अब टरबाइन का क्या काम होता है? टरबाइन जो है ना, हमें पता है कि हमने इसके बारे में देखा हुआ है कि वो एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। इट्स ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। टरबाइन के अंदर ब्लेड्स होते हैं, उन पे स्टीम बढ़ती है, वो ब्लेड्स मूव करते हैं और वो आगे उसको हमने शाफ्ट के ज़रिए कनेक्ट किया होता है जनरेटर के साथ, जनरेटर से फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मैकेनिकल वर्क को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें तो उसको हम कहते हैं जनरेटर, जो ये काम करता है ना। जिस तरह आमतौर पे जो घरों में जनरेटर होते हैं उसमें इंटरनल कंबशन इंजन होता है, पेट्रोल या गैस जो है वो बर्न होती है इंजन के अंदर, वो एनर्जी फिर जो है वो पिस्टन की वो जो होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में। ये टरबाइंस पावर प्लांट्स वगैरह के अंदर क्या होता है, स्टीम पावर प्लांट्स में कि रैंकाइन साइकिल पे जो होते हैं बेस के टरबाइन जो है वो उस पर स्टीम आगे बढ़ती है, ब्लेड्स मूव करते हैं, ब्लेड्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं शाफ्ट के साथ। शाफ्ट, अब इस तरह की शाफ्ट होती है, वो रोटेट करती है, वो आगे कनेक्टेड होती है जनरेटर के साथ, एंड देन वो ट्रांसमिशन सिस्टम के ज़रिए जो है वो आगे चलती है। तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है टरबाइन, उसमें क्या होता है, टरबाइन पे ये स्टीम आती है। अब जब स्टीम आएगी टरबाइन पे तो उसके अंदर क्या है, हीट एनर्जी है उसके अंदर, उसका टेम्परेचर, उसके प्रेशर की वजह से उसके अंदर क्या है, एनर्जी है। उसके अंदर कोई ना कोई एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्या होती है, टोटल हीट कंटेंट, एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी है, उसके अंदर हीट एनर्जी है। हीट को हम किस तरह से, अगर हीट जो है वो मोशन में होती है तो हम किस तरह से शो करते हैं कि उस एंथैल्पी से ना। एंथैल्पी आपको कॉन्सेप्ट का पता है, उस किसके इक्वल होती है एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, फ्लो एनर्जी। उसके अंदर जो स्टीम है उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी है, उसके अंदर फ्लो एनर्जी भी है। तो स्टीम हैज़ सम इंटरनल एनर्जी, हैज़ सम फ्लो एनर्जी। मतलब ये जो स्टीम है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हम रिवाइज भी हो रहा है साथ, कि आपके पास ये जो स्टीम है उसके अंदर जो एंथैल्पी है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी उसकी प्लस फ्लो एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी है, ये फ्लो एनर्जी पीवी। अब ये ब्लेड्स के ऊपर लगेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी हम कह देते हैं H1 है। जो स्टीम से, जो बॉयलर से स्टीम निकल रही है उसकी इंटरनल एनर्जी H1 है। अभी हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी, तो इसके अंदर इतनी एनर्जी है H1 एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी, इतनी उसके अंदर एनर्जी है। जब वो स्टीम के टरबाइंस के ब्लेड के ऊपर जाके लगेगी तो जब वो उस टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करके बाहर निकलेगी स्टीम, तो उसकी इंटरनल एनर्जी तो H1 नहीं रहेगी ना, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी लूज़ होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी लूज़ होगी, उसकी फ्लो एनर्जी लूज़ होगी। ऐसे ही होगा ना। तो टरबाइन से वर्क प्रोड्यूस होगा और स्टीम जो है वो, जो स्टीम इसमें से निकलेगी उसकी एंथैल्पी कितनी होगी, H2 कह देते हैं उसको, ठीक है। तो ये है बॉयलर एंड दिस इज टरबाइन। बॉयलर क्या करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, उसके अंदर हाई एनर्जी है, उसको एनर्जी को हम कहते हैं H1 एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी। वो टरबाइन में जाती है, टरबाइन से जो है वो जो इंटरनल एंथैल्पी निकलेगी वो H2 निकलेगी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, स्पेसिफिक एंथैल्पीज़ की हम बात कर रहे हैं कि जो वर्क है जो टरबाइन ने प्रोड्यूस किया है उसको मैं कह देता हूँ WT, वर्क प्रोड्यूस्ड बाय टरबाइन इज WT। मैं आपसे पूछता हूँ कि कितना है। अगर 1 kg हम लोग कंसीडर करें, 1 kg जो है वो स्टीम बनी है, हम लोग अगर
1 kg स्टीम है। तो हमने स्पेसिफिक को अगर किलो जाउल्स में, ये क्या होगा, किलो जाउल्स में होगी ना एंथैल्पी, किलो जाउल्स पर केजी में, उसको मैथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना स्टीम फ्लो कर रहा है तो वो किलो जाउल्स में, हमने 1 kg कंसिडर किया हुआ है ना। तो वर्क प्रोड्यूस बाय टरबाइन कितना होगा, मैथ, अब 1 kg इसको मैं नहीं लिखता, 1 kg 1, तो इंटरनल एनर्जी एट द इनलेट ऑफ टरबाइन H1, internal energy of steam at the outlet of turbine। किलो जाउल्स पर केजी में इसका आंसर आएगा, अगर 1 kg है तो वो किलो जाउल्स में भी वही रहेगा और किलो जाउल्स पर केजी में भी वही आंसर रहेगा। जस्ट आपको मैथ से मल्टीप्लाई करना होगा अगर आपको किलो जाउल्स में करना है। तो इसका मतलब अगर हम जनरली चलते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, किलो जाउल्स में अगर हम देख रहे हैं एंथैल्पी को किलो जाउल्स पर केजी, अगर हम इसको मैथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या यूनिट आएंगे, जस्ट किलो जाउल्स, केजी से कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो हम लोग इस तरह से टरबाइन का, कि एंथैल्पी कितनी है स्टीम की इनलेट पे टरबाइन के अंदर एंटर होने से पहले, और एंथैल्पी कितनी है स्टीम की आउटलेट पे, H1 माइनस H2, मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट्स किलो जाउल्स पर केजी की बजाय सिर्फ किलो जाउल्स रह जाएंगे। ओके, अभी मैं साइकिल नहीं बनाया, अभी आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इस रैंकाइन साइकिल में बॉयलर होता है आपके पास और आपके पास टरबाइन होती है। ओके, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब साइकिल है ना, रैंकाइन साइकिल है, आपने बॉयलर के अंदर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया, हमें दोबारा से स्टीम को वाटर में भी कन्वर्ट करना है। अब ये स्टीम हमने कन्वर्ट करनी है वाटर में दोबारा से, तो उसके लिए हम लोग जो टरबाइन के स्टीम जो बाहर निकलेगी टरबाइन से, उसको हमें फिर पास करवाना होगा किसे, कंडेंसर से। किससे पास करवाएंगे हम लोग, कंडेंसर से। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंस कर देता है उसको, मतलब फेस चेंज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं कंडेंसर में, कि जो ये स्टीम जो है उसको कंडेंसर से पास करते हैं, उससे हीट को रिजेक्ट करवाते हैं, हीट उससे रिजेक्ट होती है। कंडेंसर में हीट जो है वो सराउंडिंग में आती है, किस में आती है, सराउंडिंग में। उसका प्रेशर और जो टेम्परेचर है हमने इस तरह से एडजस्ट किया होता है कि वो जब कंडेंसर में आए तो वो सराउंडिंग से उसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो। उसका टेम्परेचर जब टरबाइन से वो स्टीम निकले तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो, ताकि जब वो कंडेंसर के अंदर आए तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कंडेंसर के अंदर जो स्टीम है उसका टेम्परेचर कम होगा, तो सॉरी हीट को हमने लूज़ करवाना है। तो इस तरह से होता है कि टेम्परेचर जो है वो स्टीम का जो टरबाइन से निकल रही है उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा हो और वो अपना फेस चेंज कर दे उस टेम्परेचर पे। ये मैं भी आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि कंडेंसर के अंदर जो स्टीम आ रही है वो टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है सराउंडिंग से, तो वो हीट लूज़ करती है सराउंडिंग में, और वो लेटेंट हीट लूज़ करती है। लेटेंट हीट क्या होती है कि वो वाली हीट जो उसका फेस चेंज कर देती है, तो वो स्टीम जो है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है कंडेंसर के अंदर वाटर में दोबारा, मतलब उसमें वो स्टीम हीट लूज़ करती है सराउंडिंग को। ओके, फिर हमारे पास जो वाटर बना है उसको दोबारा से हमें बॉयलर के अंदर डालना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उसको पंप करने के लिए कोई डिवाइस तो चाहिए, ताकि वो जो कंडेंसर से वाटर निकल रहा है वो बॉयलर के अंदर चला जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पंप। ठीक है, तो यहाँ पे पंप में भी हमें वर्क तो करना पड़ेगा ना, हमें वर्क करना पड़ेगा WP। वो किसके इक्वल होगा, लेट्स सपोज कि जो बॉयलर से स्टीम
बॉयलर से स्टीम निकली उसकी एंथैल्पी थी H1, जो टरबाइन से स्टीम निकली उसकी एंथैल्पी थी H2, जो कंडेंसर से स्टीम निकली उसकी एंथैल्पी थी H3। अब जो पंप से स्टीम निकले, पंप से वो वाटर हो गया, वाटर की एंथैल्पी थी H3, और जो वाटर से वो पंप, जो वाटर उसकी एनर्जी को पंप कर रहा है, मतलब उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा ही ना, वर्क कर रहा है ना उस पर, वाटर पे, तो उसकी एंथैल्पी H3 थी, तो वो उसकी एंथैल्पी होगी H4। तो हमने ये देखना है कि हमें कितना वर्क करना पड़ा। H4 ओबियसली ज़्यादा होगी क्योंकि वो एंथैल्पी उसकी इंक्रीज़ ही करेगी उसको पंप करते हुए, तो H4 इज़ ग्रेटर देन, तो वो हम लिखेंगे H4 माइनस H3। उन प्रेशर्स पे, उन टेम्परेचर्स पे हम लोग स्टीम टेबल से एंथैल्पीज़ को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये होगा आपका पंप वर्क, किलो जाउल्स पर केजी में मैथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जाउल्स में आ जाएगा। ये होगा पंप वर्क, ये होगा आपका टरबाइन वर्क। ये एक जनरल मैंने डिस्कस किया। अब इसकी हम स्कीमेटिक में, हम लोग स्कीमेटिकली जो है वो इसको किस तरह से जो है वो ड्रॉ करेंगे वो हम देख लेते हैं। हमें ये पता चल गया है कि रैंकाइन साइकिल में बॉयलर होता है, तो इसको फिर हम TS डायग्राम में भी देखेंगे। ये है आपका बॉयलर, ये मैं स्कीमेटिक बना रहा हूँ इसकी। ये आपके पास है बॉयलर। बॉयलर को आप हीट प्रोवाइड करोगे, उसको हम कह देते हैं Q1। ये Q1 कहाँ से आ रही है? किसी फ्यूल को बर्न करने से, ऐसे ही है, किसी फ्यूल को बर्न करने से। अब यहाँ से बॉयलर से जो आपके पास क्या जनरेट होगी? स्टीम। और वो स्टीम जो है वो जाएगी आपकी टरबाइन में। टरबाइन का सिंबल ये होता है ना, एक्सपेंशन का। यहाँ से वो एंटर होगी टरबाइन के अंदर, यहाँ से वो एंटर होगी टरबाइन में, एक्सपैंड करेगी और यहाँ से वो निकलेगी। तो ये है आपकी टरबाइन, राइट। तो ये है आपके पास टरबाइन, ऑलराइट। यहाँ से स्टीम जो निकलेगी, और फिर वो टरबाइन जो है वो, टरबाइन से निकली हुई स्टीम किस में जाएगी? कंडेंसर में, ठीक है। फिर वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, स्टीम। यहाँ पे भी स्टीम होगी, यहाँ पे भी स्टीम होगी। कंडेंस होने के बाद वो यहाँ पे क्या होगी? वाटर होगा। उस वाटर को हमने पंप करना है, तो यहाँ पे हमने पंप लगाया होगा, और वो पंप से फिर दोबारा बॉयलर में। ये क्या है आपका? पंप। इसको मैं कह देता हूँ 1, ये स्टीम आफ्टर, ये 2, ये हो गया 3, पंप के बाद ये हो गया 4। तो ये है आपका रैंकाइन साइकिल, आइडियल रैंकाइन साइकिल। अभी इसमें हमने मॉडिफिकेशंस वगैरह नहीं की। इसके 4 पार्ट्स हैं: बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड पंप। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको TS डायग्राम में जो है वो शो करते हैं कि इसकी TS डायग्राम कैसी बनेगी, राइट। तो TS, लेट मी चेक कि ये कैमरे में पूरी है कि नहीं। ठीक है, TS डायग्राम। अब फर्स्ट स्टेप क्या है? इसमें हम स्टीम को कंसिडर किया हुआ ना। स्टीम अपना फेस चेंज, वाटर अपना फेस चेंज कर रहा है बॉयलर में, फिर उसके बाद
स्टीम में जा रहा है, सुपर हीटेड स्टीम भी हो सकती है, जो डिपेंड करता है। तो अभी हम सुपर हीटेड स्टीम ही होगी कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, डोम होता है, ऐसे ही है। हमारे पास क्या होता है, डोम, जिसमें क्या होता है, लिक्विड प्लस वेपर्स होते हैं। इस साइड पे क्या होता है, लिक्विड होता है, इस साइड पे क्या होता है, वेपर्स होते हैं। ठीक है। अब ये स्टीम है, मतलब स्टीम वेपर्स, ये वाला यहाँ पे जो है, इससे पहले पहले लिक्विड लाइन है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, जिसके बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट, ये सुपर हीटेड स्टीम लाइन है, इसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो ये आपके पास कौन सा है रीजन, स्टीम वाला। तो हम सपोज करते हैं कि वो हमारी जो स्टीम है ना, वो इस पॉइंट पे है 1, जो ये इसमें है 1, ये 1 पॉइंट है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वो टरबाइन में पास करेगी, 2 पॉइंट पे आएगी। तो उसका जब वो टरबाइन से पास करेगी, तो अब हमें पता है यहाँ पे जो प्रेशर लाइन होती है वो किस तरह से, कांस्टेंट प्रेशर लाइन किस तरह से शो करते हैं इस डायग्राम में, यूँ। ये बहुत डिटेल से हम लोग देख चुके हैं। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस होती है ना टीएस डायग्राम में, स्टीम के केस में, यूँ, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हैं, तो इसलिए फेज चेंज में ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है इंक्लाइंड, और जो फेज चेंज हो रहा है तो वो स्ट्रेट है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। तो ये किसी ख़ास प्रेशर पे ये लाइन है, जो प्रेशर कांस्टेंट है। तो अच्छा, ये स्टेट 1 को हम कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद क्या है कि टरबाइन में वो एक्सपैंड करेगी। जब कोई चीज़ एक्सपैंड करती है, और वो एक्सपैंड किस तरह से करेगी, आइसेंट्रोपिकली। ये लास्ट लेक्चर में मैंने शो किया था, यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगी वो कौन सी होगी, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, या जिसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन को हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी कहते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक के इसमें ड्यूरिंग एक्सपेंशन देयर इज़ नो हीट इंटरेक्शन बट ओनली वर्क इंटरेक्शन। और आप मुझे बताएं कि जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। उसमें प्रेशर भी चेंज होता है और टेम्परेचर भी चेंज होता है, ऐसे ही है ना। उसमें प्रेशर भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है गैस का, जब हम गैस की बात करते हैं। तो इसमें स्टीम का जो है वो प्रेशर भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो यहाँ पे कोई ख़ास प्रेशर था तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो आफ्टर एक्सपेंशन सपोज करें कि वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पे आके वो एक्सपैंड होना बंद हुई है, या उसको हम सिंपल कह देते हैं वो इस लाइन पे आ गई है। वो सारे जो स्टीम थी ना, वो सैचुरेटेड वेपर्स बन गए। अगर उसने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है, वो इस पॉइंट पे आ गया, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे, ये 2 पे है। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। 1 से ये एक्सपेंशन हुई, ये टरबाइन का है, ये वाला फेज जो है ये टरबाइन का है 1 से 2। ठीक है, उसके बाद वो टरबाइन के बाद वो गई कंडेंसर में। ये सैचुरेटेड स्टीम बन चुकी हुई थी, तो वो गई कंडेंसर में। ये हमने कंसीडर किया कि वो सैचुरेटेड स्टीम बन चुकी थी, अब वो गई कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है, फेज चेंज होता है। मतलब ये सैचुरेटेड स्टीम पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सैचुरेटेड वाटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सैचुरेटेड। तो कंडेंसर ने क्या करना है, इसका फेज चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमने किया, एज्यूम किया कि आफ्टर पासिंग टरबाइन स्टीम जो है वो जो सुपर हीटेड स्टीम थी, ये हमें चीज़ का अंदाज़ा है कि वो फिर कन्वर्ट हो गई है सैचुरेटेड स्टीम में।
उसको कंडेंसर में पास किया, तो वो कंडेंसर से पास होने के बाद फेस चेंज हुआ और वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई सैचुरेटेड वाटर में, सैचुरेटेड लिक्विड में या वाटर में। यहाँ पे प्रेशर होगा कोई, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ये इस पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस है ना। तो ये फिर ये पॉइंट्स को मिला के हम लोग डोम बनाते थे ना। ओके, तो ये होगा आपका टरबाइन के पास होने के बाद, और ये हो गया कन्वर्ट हो गया कंडेंसर से सैचुरेटेड वो लिक्विड में है। अब उसके बाद क्या किया आपने, उस लिक्विड को पंप किया, उस लिक्विड को पंप किया और उसको इस पॉइंट से, ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से ये आ गया, ये भी एक आइसेंट्रोपिक प्रेशर उसका इंक्रीज करना होगा ना। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा ना ऊपर वाली लाइन पे। तो यहाँ तक आपने उसको पंप कर दिया 4 पॉइंट तक आइसेंट्रोपिकली, ठीक है, ये आपने पंप किया। देन पंप के बाद वो 4 पॉइंट पे पहुंचा, उसके बाद वो किस में चला गया, बॉयलर में। बॉयलर ने क्या किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, और जब वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक